Hello everyone, you all are watching ISPC Simplified or with the extension of the given required topics that we have already finished. The new topic that I am going to start is economy affair. Basically इसमें हम लोग जो देखेंगे वो होगा हमारा ओवरव्यू ऑफ द इवेंट्स ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो हमारे कंट्रीज़ में अब्रॉड में एज वेल एज डिफरेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस कैसे कैसे काम कर रही है. सबसे पहला जो टॉपिक होगा इसमें इकोनॉमिक सेगमेंट ऑफ द आई दृष्टि घटना चक्र वाले में, उसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, बेसिक स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स. जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होता है ना, एक तो हो गया आपको इकोनॉमी सर्वे, फिर एक हो गया इकोनॉमी बजट, इंडिया बजट, ये हो गया. अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीस दे रहे हो, तो आपको देखिए क्या होता है. एक तो यूनियन बजट हो गया प्लस इकोनॉमी सर्वे हो गया इंडिया का, इसके साथ साथ प्लस स्टेट इकोनॉमी सर्वे प्लस स्टेट बजट. ये चार चीज़ आपको करना पड़ेगा. इस चार के साथ आप अगर एडिटिवली कुछ और ऐड करना चाहते हो तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट प्लस आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे मान लो अभी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम है तो यूपी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट. उसके बाद आप एक चीज़ और ऐड करना सेंसस, जो 2011 में लास्ट सेंसस हुआ है उसको. तो अगर आप इतने चीज़ करते हो ना, देखो एडिशनली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब पढ़ लिए, ठीक है. जो पर के एग्जाम जाने देना है वो कर लिए हैं. ये चीज़ करोगे ना तो 2 4 1 5 2 7 मार्क्स आप एक्स्ट्रा एडिटिवली लेके आओगे, और ये फैक्ट है. तो कहीं से भी किसी भी सोर्स से कर लेना इसको. इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ, उसको कहीं से मत करना, वहीं से कर लेना. सेंसस 2011 मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ, इंडिया का अलग, स्टेट बिहार का अलग, यूपी का नहीं डाला हूँ, लेकिन आप इंडिया का सेंसस वहाँ से देख सकते हो. इन चीज़ों से आप अपनी बढ़ा सकते हो. जो भी क्वालिटी मार्क्स होगा 4-5 मार्क्स, तो आप आराम से बढ़ा सकते हो. स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी की इनिशिएटिव्स, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स. जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है उससे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 की है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं. यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, श्री पीयूष गोयल जी मार्च 31 2023 को लॉन्च करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023. इसको याद रखिएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023. यह जो पॉलिसी है वो लॉन्च तो हुआ था मार्च 31 2023 को, लेकिन इफेक्ट में टू बी इफेक्टेड फ्रॉम अप्रैल 1 2023. अप्रैल 1 आपको पता होगा उत्कल दिवस के तरीके से भी मनाया जाता है, ओडिशा डे, ठीक है. 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा, बिहार प्रोविंस से अलग होता है. क्लियर है. एफटीपी की बात करें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, तो बेसिकली इंडिया जो चाहता है उसका एक्सपोर्ट हो $2 ट्रिलियन 2030 तक. तो इंडिया का एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन ले जाना है 2030 तक. अगर हम लोग बात करें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की, तो वो बेसिकली इनकरेज करता है कि नए टाउन्स को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम. याद रखिएगा, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे एंड फिर एक्सपोर्ट करेंगे थ्रू स्टेटस होल्डर स्कीम के तहत. अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की बात करें तो बेसिकली यह एक पॉपुलर एडवांस ऑथराइजेशन एंड एक तरीके से कहते हैं ना, तो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स स्कीम के तहत यह इनेबल करेगा कि कैसे हमारे इंडिया का जो ट्रेड है वो एक्सपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम पे बैलेंस करे, ठीक है. अगर हम लोग बात करें प्रीवियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की 2015 से 2020 के टर्म में, तो हमारा टारगेटेड एक्सपोर्ट था $, में 900 बिलियन बाई 2020. यह टारगेट को एक्सटेंड किया गया, इस टारगेट को एक्सटेंड किया गया एंड 3 साल एक्सटेंड किया गया. मार्च 2023 तक इस टारगेट को एक्सटेंडेड फॉर्म में ले जाया गया, ठीक है. 1 मिनट, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर यह जो टारगेट था उसको 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया. अब इसी में 4 पिलर्स हैं टोटल. जो टोटल की अप्रोच हैं पॉलिसी के वो बेस्ड हैं 4 पिलर्स पे. पहला है आपको इंसेंटिव टू रिमिशन, इंसेंटिव्स, एडेड इंसेंटिव जो मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से. एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, एक्सपोर्टर्स, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इंडियन मिशंस. तो एक्सपोर्ट जो होगा उसको प्रमोट करना है. बेसिक कैसे प्रमोट करेंगे, तो कोलैबोरेट करेंगे एक्सपोर्टर्स के साथ,
स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट और इंडियन लेवल पे, इंडियन मिशंस के लेवल पे इसको अच्छे से एक्सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। उसके साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में जो सुविधा हो, आसान हो। रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन्स कॉस्ट एंड ई इंसेंटिव्स। अगर आपको याद होगा पहले की अगर हम लोग बात कर लें तो जैसे एक होता था ना मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR, जिसमें क्या एक स्वैप मशीन होता था मर्चेंट की दुकान पे, और वहाँ पे अगर हम मास्टर कार्ड से स्वैप करते थे तो मास्टर कार्ड या वीज़ा जो अमेरिकन कंपनी है वो बोलती थी आप अपने कंट्री में गुड्स खरीदिए, आप अपने कंट्री के जो भी दुकान वाले हैं उनको पैसे दीजिए, लेकिन वेट कीजिए, अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो आप कुछ % मुझे भी पे कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा मशीन दे रहा हूँ, उस मशीन से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो अब आ गया पेटीएम, फ़ोनपे, इंडिया का अपना UPI, जो कि अब डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहा है। तो ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट था वो नल के बराबर हो गया। हालांकि ये डिस्काउंट रेट पे करती है गवर्नमेंट, लेकिन वो आप पे बर्डन नहीं पड़ने देती। ठीक है, तो बिजनेस में ईज़ आ गया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट में रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटिव से स्टार्ट हो गए, इंटरनेट बेस्ड जो ऑपरेशन हैं वो बढ़ गए, ऑनलाइन बुकिंग हो गया, ऑनलाइन हर चीज़ हो गया। इसी के साथ साथ कुछ इमर्जिंग एरियाज़ हैं जैसे ई-कॉमर्स, जोमेटो, फ़ोनपे, पेटीएम, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग स्कॉमेट पॉलिसी। देखिए बेसिक सी बात है, ई-कॉमर्स पे अब लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि ई-कॉमर्स ईजिली अप्रोचेबल है। ई-कॉमर्स आप एनी टाइम अवेलेबिलिटी उनकी रहती है। अगर हम लोग कुछ और समझते हैं तो प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन पे ज़्यादा फोकस्ड है। यह पॉलिसी एम्फेसाइज करती है एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट, जो कि इंसेंटिव रिजीव से दूर जा रही है। अब समझते हैं, अगर हम लोग बात करें IT बेस्ड स्कीम्स की तो उसके फीस स्ट्रक्चर्स में रिडक्शन देखा जाएगा। एक है आपको एक टर्म है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, TEE, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, TEE। यहाँ पे 4 नए टाउन्स जो कौन कौन से, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ TEE, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ऑलरेडी 39 टाउन्स थे और ये 4 को और ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जिस तरीके से स्पेशल इकॉनमी जोन होता है, जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो भी कंपनी आएगी बाहर से, अगर वो SEZ स्पेशल इकॉनमी जोन वाले में अपनी प्रोडक्शन यूनिट खोलती है तो टैक्स बहुत कम देना पड़ेगा उसको, बहुत सारे इंसेंटिव्स उसको मिलते हैं, बहुत सारे टैक्स के बैरियर्स उसके लिए ख़त्म होते हैं। अगर अब हम लोग बात करेंगे वैसे किस तरीके से इनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, एक्सपोर्टर्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तो बेसिकली जो एक्सपोर्टर फर्म्स होंगे उनको एक स्टेटस बेस्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जनरेट किया जाएगा, दिया जाएगा। जैसे हम लोग प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट को किसी डिस्ट्रिक्ट से, फिर फैसिलिटेट करेंगे ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को, बढ़ावा देंगे, और EPCG स्कीम के तहत भी बढ़ावा देंगे, फिर फैसिलिटेट करेंगे, फैसिलिटेशन होगा अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत, फिर एमनेस्टी स्कीम में भी ऐड करेंगे। ये था हमारा टोटल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF के लिए। तो बेसिकली नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हमारे कंट्री में सेंटर ने, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जिसको NMNF भी कहते हैं। बेसिकली ये आप स्केल करेगा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जिसको BPKP स्कीम कहते हैं, उसको किसको, तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जिसको BPKP कहते हैं स्कीम के तहत उसको प्रमोट किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की, तो ये कवर करेगा 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को। याद रखिएगा 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करेगा। लगभग 15,000 क्लस्टर्स को आने वाले 4 सालों में, जिसकी टोटल बजट आउटले होगी 1584 करोड़ रुपए, ये सेंटर का शेयर होगा, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की, तो फार्मर्स को रिसीव किया जाएगा, दिया जाएगा एक फाइनेंशियल असिस्टेंस 15,000 रुपये का पर हेक्टेयर पर ईयर, मतलब 15,000 रुपीज़ जो असिस्टेंट होगा नेचुरल फार्मिंग के लिए फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा हर साल हर हेक्टेयर पे, और ये दिया जाएगा आपको लगभग 3 ईयर्स के लिए। अगर हम लोग बात करें तो उनको ये दिया जाएगा टू क्रिएट ऑफ ऑन फार्म इनपुट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर हम लोग बात करें तो सेंटर इंटेंट्स, तो सेंटर चाहता है
लगभग 15,000 भारतीय प्रकृत खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर को इजी एक्सेस बायो रिसोर्स जैसे कि जीवामृत, घना जीवामृत, नीमस्त्र। देखिए जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, उसको हम लोग नीम, एक कैसे होता है ना कि सीडलिंग्स खराब हो रहे हैं, बीज खराब हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नीम की कोट कर देते थे उस पर। नीम की कोट कर देंगे तो कुछ जो चीज़ उसको इन्फेक्ट करेगी, वीड्स होंगे, वो जो भी टर्माइट्स होंगे वो उस तक नहीं अप्रोच कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, नीम अस्त्र हो जाएगा। और भी बहुत सारा चीज़ एप्लीकेशंस है, जैसे काउडंग्स एंड यूरिन्स को यूज़ करना, नीम के पेड़ को बायोकल्चरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो किसी भी तरीके से मेरा मेन मकसद होना चाहिए प्राकृत कृषि पद्धति को बढ़ावा देना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम। इसके तहत हम लोग अगर हम लोग बात करें पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम, जिसको पीएम एफएमई स्कीम कहते हैं। यह इम्प्लीमेंट किया गया है, बेसिकली प्रोवाइड करेगा फिनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट, इसलिए कि आप सेटअप कर पाओ एक अपग्रेडेशन ऑफ 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज थ्रू क्रेडिट कार्ड लिंक सब्सिडी ड्यूरिंग 5 ईयर फ्रॉम 2020 से 21 टू 2024 टू 25 विथ एन आउटले ऑफ ₹10,000 करोड़। देखिए बेसिकली क्या है ना, पीएमएफएमई के तहत आपको एक फाइनेंशियल या टेक्निकल एक बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपग्रेड करोगे। जो 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलता था उसके तहत, लेकिन ये ड्यूरेशन 5 ईयर होगा और जो आउटले है इस पूरे प्रोजेक्ट का वो है आपको 10,000 करोड़। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, जिसमें से टोटल 22,234 यूनिट जो होगा एंड 7,331 यूनिट जो होगा वो एलोकेट किया गया है महाराष्ट्र एंड राजस्थान के लिए रेस्पेक्टिवली। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम, जिसको पीएमएफएमई कहते हैं, यह लॉन्च किया गया 29 जून 2020 को। यह एक पार्ट था आत्मनिर्भर भारत अभियान का। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कंप्लीट इसको सेंटर अपने एम्बिट में रखेगी। अगर हम एक्सपेंडिचर शेयर की बात करें पीएमएफएमई स्कीम के तहत, तो 60-40 शेयर होगा एक्सपेंडिचर का, जो खर्च होंगे उसके सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पे करेगी एंड स्टेट गवर्नमेंट विल पे 40% स्कीम, एंड यूटीज जो होंगे विद द लेजिस्लेचर। क्लियर है, 40% गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज पे करेगी एज पर देयर रूल्स ऑफ 60-40। 90-10 जो होगा वो सेंटर एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट का होगा। जैसे सेंटर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और हिमालयन स्टेट में 90% पे करेगी पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम के तहत, एंड 10% नॉर्थ ईस्ट स्टेट या हिमालयन स्टेट पे करेंगे। 100% जो होगा सेंट्रल असिस्टेंट मिलेगा यूटीज को, जहाँ पे लेजिस्लेचर्स नहीं है। यह 5 साल के लिए चलेगी, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो अप्रोच है, OGOP अप्रोच, यह इम्प्लीमेंट किया गया था। बेसिकली इसमें इनपुट प्रोक्यूरमेंट की बात करेंगे, कॉमन सर्विसेज को देखेंगे, अवेलेबिलिटी क्या अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है, एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये था हमारा पीएमएफएमई स्कीम। अब हम लोग चलेंगे, 3 सेंटर खोला गया है। बेसिकली एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अप्रूव्ड अंडर MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेसिकली एक आपको एडवांस्ड फॉर्म है एग्रीकल्चर का, जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, लेकिन टेक्निक्स जो होंगे वो एकदम प्रायर रिसेंट अपडेटेड होंगे और प्रोडक्शन जो होगी वो काफ़ी अच्छा होगी। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगर हम लोग बात करें हॉर्टिकल्चर का के बारे में, तो ये एक साइंस है, एक तरीके का आर्ट है जो डेवलप करता है सस्टेनेबल प्रोडक्शन को, मार्केटिंग को, और उसके हाई वैल्यू इंटेंसिव कल्टिवेटेड फूड या फिर ऑर्नामेंटल प्रोग्राम्स को भी आप इसमें काउंट कर सकते हो। अगर हम बात करें, 4 तरीके का हॉर्टिकल्चर होता है। एक हुआ ऑलरीकल्चर, सेकेंड हुआ पोमोलॉजी, विटीकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। ऑलरीकल्चर जिसमें हम लोग वेजिटेबल की प्रोडक्शन की बात करते हैं,
पोमोलॉजी या फ्रूटी, एक तरीके से आप फ्रूटिकल्चर भी कह सकते हैं इसको। इसमें आप फ्रूट्स एंड नट्स की प्रोडक्शन की बात करते हैं। विटीकल्चर, इसमें आप ग्रेप्स की प्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये विटीकल्चर जो है वो लीन्ड टुवर्ड्स होता है वाइन मेकिंग के केस में। फिर फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। ठीक है, तो ये मिशन जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसको MIDH मिड कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर के एम्बिट में आता है। और तीन नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको COEs कहते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए मार्च 9, 2023 को अप्रूव किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की बात करें तो उन्होंने अप्रूव किया है 49 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब तक, जिसमें से 3 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना वो अप्रूव किया गया है मार्च 9, 2023 को। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कमलम, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, इसका नाम अभी कुछ दिन पहले ही चेंज किया गया है कलाम जी के नाम पे। ठीक है, बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बेंगलुरु, कर्नाटक। एक एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है, कहाँ पे, तो हायरहली, बेंगलुरु, कर्नाटक। चलिए, अगर हम लोग बात करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, मैंगो की बात करते हैं एंड वेजिटेबल्स की, तो इंडो इजराइल एक्शन प्लान कहाँ पे लिया गया, तो पानीकोली, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स की बात करें तो ये है इंडो इजराइल एक्शन प्लान एट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्म, कोडार, कांदेपार, पोंडा, साउथ गोवा के पास। अब हम लोग बात करते हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसको MIDH कहते हैं। यह जो MIDH है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो ऑपरेशनल है 2014-15 से ही। बेसिकली यह हॉलिस्टिक ग्रोथ हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जो बहुत फ्रेगनेंट होते हैं, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ एंड बैम्बू पे फोकस करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्वायत्त इनिशिएटिव के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मार्च 2023 को गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, जिसको GEM कहते हैं, उन्होंने कमेमोरेट किया। बेसिकली सक्सेस ऑफ स्वायत्त एक इनिशिएटिव है जो प्रमोट करता है स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू गवर्नमेंट ई-ट्रांजेक्शनल ऑन GEM, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के तहत जो प्रमोट करता है स्वायत्त, जो इस इनिशिएटिव है वो प्रमोट करता है स्टार्टअप्स को, वुमेन एंड यूथ को भी एडवांटेज होता है थ्रू गवर्नमेंट के ई-ट्रांजेक्शन पोर्टल से। अगर हम लोग बात करें स्वायत्त इनिशिएटिव का, तो ये इनिशिएटिव बेसिकली प्रमोट करता है स्टार्टअप्स को, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज प्रोवाइड कराता है ई-ट्रांजेक्शंस के तहत। वुमेन एंड यूथ स्टार्टअप, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई-ट्रांजेक्शंस, दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्वायत्त। इसको पहली बार लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 को। बेसिकली स्वायत्त 2019 में प्रमोट किया था इनकल्सिवनेस ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन द पोर्टल वेबसाइट, आपको डिफरेंस पता होगा। पोर्टल बेसिकली हम लोग बात करेंगे वैसे एक वेबसाइट की जहाँ पे हमें लॉगिन ID एंड पासवर्ड क्रेडेंशियल प्रोवाइड किया गया होगा ऑलरेडी। तो इसमें स्वायत्त जो पोर्टल है उसमें लगभग 8.5 लाख MSME, माइक्रो स्केल एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, GEM जो पोर्टल है उसमें बिजनेस के थ्रू ओवर 1.87 लाख करोड़ स्प्रेड किए गए हैं, लगभग 68 लाख प्लस ऑर्डर्स पे। अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस को GEM कहते हैं, यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था अगस्त 9, 2016 को। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम लोग बात करें MSME कॉम्पिटिटिव, जिसको लीन स्कीम कहते हैं, उसके बारे में, MSME कॉम्पिटिटिव स्कीम जिसको लीन स्कीम कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था मार्च 10, 2023 को। लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइज MSME के द्वारा। इसकी ऑब्जेक्टिव बेसिक क्या है? तो ये अवेयरनेस क्रिएट करेगी डिफरेंट MSME के अंदर में कि कैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को हम लोग अपने रेगुलेशंस में लाएंगे, हम लोग अपने प्रैक्टिसेस में लाएंगे। अब ये बात चली तो फिर लीन मैन्युफैक्चरिंग को समझते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक तरीके का मेथोडोलॉजी है जो फोकस करता है कैसे हम लोग वेस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के एम्बिट में। साथ साथ में जब आप वेस्ट को मिनिमाइज़ करोगे
तो प्रोडक्टिविटी आपकी खुद पे खुद बढ़ेगी। जैसे योर स्टडी आवर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर क्वालिटी टाइम, ये होना चाहिए। एल्स अगर इन्वर्स हो रहा है तो चेंज करो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब इस स्कीम के तहत MSME जो है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस, यह इम्प्लीमेंट करेगी लीन स्कीम, लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, जिससे हमारा वेस्टेज कम से कम हो। जैसे 5S, काइजन, कानबन, विजुअल वर्कशिप, पोकायोका ETC। देखिए ये सारे जो है ना, 5S टेक्नोलॉजी हो गया, काइजन हो गया, कानबन हो गया, या फिर पोकायोका, ये सारे जापानीज़ टर्म हैं। ठीक है, ये सारे जापानीज़ टर्म हैं। आज जाके आप सर्च करना काइजन का मतलब आई विल डू इट एनी हाउ, कानबन एंड पोकायोका, प्लीज़ आप इसको जाके मतलब सर्च कीजिएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चैंपियंस पोर्टल के बारे में। तो चैंपियंस स्टैंड फॉर क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखिए बेसिकली चैंपियन जो पोर्टल है, चैंपियन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 1 जून 2020 को। यह एक तरीके से ICT बेस्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो कि बनाता है छोटे यूनिट्स को बड़ा, जैसे कि एक दूसरे को हैंड होल्डिंग हेल्प होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करेंगे जो अमेंडमेंट हुआ है PM कुसुम स्कीम में, उसके बारे में। कुछ अमेंडमेंट इन द PM कुसुम स्कीम। ठीक है, तो मार्च 2023 में जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए हैं कि कैसे हमें प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको हम लोग PM कुसुम कहते हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको PM कुसुम कहते हैं, उसको हम लोग कैसे और सारे स्टेप्स को ऐड करके हम उसके टारगेट्स को अचीव करेंगे। बेसिकली इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें स्कीम गाइडलाइंस जो फीडबैक बेस्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे स्कीम्स को फिर से। और इसको जो फीडबैक रिसीव करने की डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है मार्च 31, 2026 तक। PM कुसुम स्कीम के बारे में समझते हैं। PM कुसुम स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम, जिसको लॉन्च किया गया 2019 में। यह बेसिकली इंश्योर करता है एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स इन इंडिया। जो एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स इन इंडिया, बेसिकली जो एग्रीकल्चर में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए उसकी सिक्योरिटी ये करता है। साथ साथ में ही बेसिकली जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उसके शेयर्स को, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म में, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं, उस केस में बढ़ाने की बात करता है अप टू 40% 2030 तक, एज ए पार्ट ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को INDC कहते हैं। उसके तहत अगर हम लोग बात करें इस स्कीम की अचीवमेंट्स की बात, तो फरवरी 28, 2023 में जो ग्रिड कनेक्टेड था सोलर पावर प्लांट, उसकी जो वैल्यू हुई, जो स्ट्रेंथ हुआ, टोटल कैपेसिटी हुआ 89.45 मेगावाट था। एंड इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें 2.09 लाख हेक्टेयर पम्प्स इससे को सोलराइज किया गया इस स्कीम के तहत। सोलराइज कहने का क्या मतलब हुआ, जो भी एग्रीकल्चरल पंप होंगे उसको ऑपरेट किया जाएगा बाय यूजिंग द PV फोटोवोल्टेइक सेल। अगर हम लोग बात करते हैं अब अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो PM मित्रा पार्क है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया मार्च 17, 2023 को कि PM मित्रा जो मेगा टेक्सटाइल पार्क होगा उसको सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। PM मित्रा पार्क एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है करंट अफेयर का। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में। अगर हम लोग बात करें इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो बेसिकली PM मित्रा पार्क में ये इंस्पायर किया गया है PM मोदी जी के द्वारा 5F विजन के परस्पेक्ट से, जो कि बूस्ट करेगा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। कहाँ से, फ्रॉम फार्म टू फैशन, फिर देन फैशन टू फॉरेन मार्केट्स जाने के लिए। फार्म लैंड से आएगा फैशन, फिर फैशन से इसको फॉरेन लैंड पे ले जाना है।
अगर हम लोग बात करें पीएम मित्रा स्कीम की, तो ये अनाउंस किया गया था अक्टूबर 2021 को। और जो पार्क्स हैं वो एक्सपेक्टेड था सेटअप लगभग 2026-27 में, जिसकी टोटल आउटले थी 4,445 करोड़ रुपए। अगर पीएम मित्रा स्कीम की बात करें तो बेसिकली एक पार्क डेवलप किया जाएगा जिसका एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह, जो कि ओन किया जाएगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको कहते हैं पीपीपी मॉडल के तहत। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, इसको एनटीटीएम कहते हैं। बेसिकली ये भी टेक्सटाइल बेस्ड मिशन है। इसका जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स था वो क्लियर किया गया 14 सितंबर 2022 को। रिसेंट प्रोजेक्ट्स क्या क्या इंक्लूड करता है, तो 23 स्ट्रैटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स होगा, जो कि लगभग ₹60 करोड़ के आसपास का होगा। अगर हम लोग बात करें नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन एनटीटीएम को अप्रूव किया गया फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 23-24 के बीच में। बेसिकली यह मिशन इंप्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। एम क्या है आपको एनटीटीएम का, तो एम है आपको कैसे भी कंट्री को एज ए ग्लोबल लीडर टेक्निकल टेक्सटाइल के तौर पे हमको लाना है सामने। ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे हो गया फायर फाइटर्स की क्लॉथ्स, जैसे आप समझ लीजिए जैसे आप एक किचन में जा रहे हो तो स्पेशल पर्पस एक ड्रेस होगा, वो कहीं वॉर में जा रहे हो उस तरीके का ड्रेस होगा, वो माइंस में काम करने जा रहे हो तो इसको टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो डोमेस्टिक मार्केट होगा साइज, जो कि $40 बिलियन है, उसको $50 बिलियन 2024 तक एक्सटेंड कराना है। अभी की प्रेजेंट स्टेटस की बात करें टेक्निकल टेक्सटाइल इन इंडिया की, तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में $250 बिलियन, और उसमें इंडिया का शेयर है एस्टिमेटेड $16 बिलियन, जो कि अप्रॉक्सीमेट 6% है ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट का। अगर हम बात करें जो बिगेस्ट प्लेयर है इस मार्केट में, टेक्निकल टेक्सटाइल के मार्केट में, तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद वेस्टर्न यूरोप, चाइना एंड देन जापान। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है इस पर, इसको बूस्ट करने के लिए। तो आखिर गवर्नमेंट एफर्ट क्या क्या है टेक्निकल टेक्सटाइल हमारे इंडिया में बूस्ट करने का, तो बेसिकली जो स्कीम है स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, इसको SITP कहते हैं, उसको लगाया गया है। कैसे भी बूस्ट किया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप को, प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे। यह स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है 2005 में। सेकंड जो गवर्नमेंट का एफर्ट है जो बूस्ट करेगा टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट को इन इंडिया, वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी मिशन, किस चीज़ पे, तो टेक्निकल टेक्सटाइल पे, इसको TMTT कहते हैं, जिसमें 2 मिनी मिशंस होंगे 5 ईयर्स के प्लान में, 10 से 11 से लेके 14-15 के एम्बिट में। तीसरा है आपको हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसको HSN कहते हैं। ये कोड है टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, 2019 में लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेडिकेट किया लगभग 207 हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड्स टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। इसी तरीके से 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है। 100% FDI होगा अगर हम लोग ऑटोमेटिक रूट को प्रीफर करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, जिसको NCO EGPS कहते हैं। 19 नवंबर 2022 को श्री सर्वानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिप एंड ट्रांसपोर्ट हैं ये। इसके अगर हम लोग की पॉइंट्स की बात करें तो NCO EGPS नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ ग्रीन पोर्ट की बात मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में, एक बार आप देख सकते हो। तो इसके तहत यह एक मेजर इनिशिएटिव होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के द्वारा, जो प्रोवाइड करेगा ग्रीनर सॉल्यूशन फॉर द पोर्ट्स। यह जो अनाउंसमेंट था वो किया गया यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, कहाँ पे, तो इनमार्को 2022 जो कि मुंबई में हो रहा था उसके तहत ही कहा गया ये। दो एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको टेरी कहते हैं, वो नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होगा इस प्रोजेक्ट में। कौन से प्रोजेक्ट में, तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग्स NCO EGPS के तहत। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। इंडियाज फर्स्ट
फ्लोटिंग फिनेंशियल लिटरेसी कैंप के बारे में बात करते हैं हम लोग। बेसिकली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको IPPB कहते हैं, उन्होंने कंडक्ट किया है इंडिया का पहला फ्लोटिंग फिनेंशियल लिटरेसी कैंप, जो कि एक इनिशिएटिव है जिसको हम लोग कहते हैं निवेशक दीदी। याद रखिएगा ये टर्म, निवेशक दीदी। ये जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। तो बेसिकली ये किया गया है टू प्रमोट फिनेंशियल लिटरेसी वुमेन के द्वारा, वुमेन के लिए, बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। कहाँ पे? तो डल लेक, जो हमारा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। इंडिया का पहला फ्लोटिंग फिनेंशियल लिटरेसी कैंप है, कंडक्ट किया गया नवंबर 2022 को। किसके द्वारा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के द्वारा। यह जो इनिशिएटिव है उसके एम्बिट में निवेशक दीदी नाम का एक इनिशिएटिव चलाया गया। की पॉइंट्स की बात करें तो फ्लोटिंग फिनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है वो कंडक्ट किया लोकल रेसिडेंट्स के बीच में और वर्ल्ड फेमस डल लेक श्रीनगर पे। दो निवेशक दीदी हैं, उन्होंने फिनेंशियल लिटरेसी सेशन को हेल्ड किया लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में। तो ये था हमारा इंडिया का पहला फ्लोटिंग फिनेंशियल लिटरेसी कैंप। अब हम लोग बात करते हैं 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया, जिसको UMI कहते हैं, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022। क्या हम लोग बात करने वाले हैं? 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना है। नवंबर 4, 2022 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो श्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल श्री पिनराई विजयन जी, उन्होंने ज्वाइंट किया और जॉइंटली इनॉग्रेट किया 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया, जिसको UMI कहते हैं, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022। कहाँ पे? तो कोच्चि, केरल में। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। बेसिकली यह ऑर्गेनाइज़ किया गया 4 से 6 नवंबर 2022, जो कि एकदम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया? कोच्चि, केरल में। बेसिकली इसका थीम क्या था? थीम और जो 15वां UMI का था वो आज़ादी एट 75, सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी, ये था हमारा थीम। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ केरल। 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया, जिसको UMI कहते हैं, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2023 कहाँ पे हेल्ड होगा? न्यू दिल्ली में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। 15वां केरल में हुआ, कोच्चि, केरल में। अब अवार्ड्स के विनर्स कौन कौन हैं? तो द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वैसे सिटी जिसकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है, वो है आपको अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिटी जिसकी बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जीता गया है नवी मुंबई के द्वारा। किस चीज़ के लिए? फॉर सस्टेनेबल सिटी बस इनिशिएटिव के लिए। सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट NMT, वैसे सिटी जहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जो कि नॉन मोटराइज्ड है, वो आपको है न्यू टाउन कोलकाता। यहाँ ट्राम सिस्टम है एक, ठीक है, वो हाईली फोकस्ड होगा। अब हम लोग बात करते हैं वैसे सिटी विद द बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चेन्नई। वैसे सिटी जो मोस्ट इनोवेटिव फिनेंशियल मैकेनिज्म को कैरी आउट करता है, वो है आपको भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, इसको BCLL कहते हैं। द सिटी विद द बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, ये आपको है इंदौर फॉर ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव। इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे आगे, लगातार 6 बार से टॉप पे। ODF एंड ODF++, ओपन डिफेक्शन फ्री ++ सब में टॉप पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिटी जो बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन मेट्रो रेल की बात कर रहे हैं, तो यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश का ये जीता है अवार्ड। अगर हम लोग बात करें बेस्ट मेट्रो रेल फॉर पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन के लिए, तो बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन BMRC ने इस अवार्ड को जीता है। तो ये था हमारा टोटल UEM के बारे में, UMI के बारे में, अर्बन मोबिलिटी इंडिया के बारे में, कौन कौन क्या क्या जीता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है। अब हम लोग बात करेंगे PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 के बारे में। एक था सागरमाला प्रोजेक्ट, आपको याद होना चाहिए, सागरमाला प्रोजेक्ट भी इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड था। इसी तरीके से गति शक्ति जो है वो भी इंफ्रा से रिलेटेड है, ठीक है, कॉरिडोर्स पे। अगर हम लोग बात करें तो बेसिक एम इसका है फर्दर स्ट्रेंथन करेगा रोल ऑफ इनलैंड वाटरवेज का। इनलैंड वाटरवेज का जो रोल है बेसिक, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल
वाटरवेज समिट 2022 के तहत इसको लाया गया है, जो कि हेल्ड कहाँ पे किया था, ये वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन्यू मिस मत कीजिएगा। हेल्ड किया गया था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अगर हम लोग बात करें पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 के बारे में, हेल्ड कब किया गया, ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद रखिए 11 से 12 नवंबर 2022 को। ये लोकेशन वेन्यू याद होनी चाहिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसको हेल्ड किया गया। ऑर्गेनाइज किया गया था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको IWAI कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज MOPSW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। की हाइलाइट्स देखें तो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन को ले डाउन किया। कम्युनिटी जेटीज ऑन नेशनल वाटरवेज 1, जिसको रिवर गंगा के थ्रू ये नेशनल वाटरवेज 1 पास होता है, कहाँ पे, तो रविदास घाट पे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो कि 1620 किलोमीटर का है, ये गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम जो हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से गुजरता है ये। सेकंड नेशनल वाटरवेज 2 891 किलोमीटर का है, ब्रह्मपुत्रा रिवर धुबरी और सादिया के बीच में है, जो कि असम में पड़ता है। ठीक है, नेशनल वाटरवेज 3 की बात करें 2205 किलोमीटर का है, जो कि वेस्ट कोस्ट कैनाल कोट्टापुरम कोल्लम तक फ्लो करेगा, फिर चंपकारा एंड उद्योग मंडल कैनाल्स में भी ये गुजरता है, जो कि केरल में है। फोर्थ नेशनल वाटरवेज 4 की बात करें तो लगभग आपको 1078 किलोमीटर का ये रेंज है इसका, और ये कृष्णा रिवर जो विजयवाड़ा से लेके मुक्तियाला तक फ्लो करता है, और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट वाटरवेज है हमारे इंडिया का। और देखिए ये इसलिए इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस कभी कभी स्टैटिक पोर्शन में पूछ दिया जाता है। नेशनल वाटरवेज नंबर, डिटेल्स ऑफ वाटरवेज स्टेट्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में, तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है वो प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वेरियस इकोनॉमिक जोन्स को जोड़ेगा, और ये लॉन्च किया गया था 13 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक। अब हम लोग बात करते हैं नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम, नमस्ते स्कीम। देखिए नमस्ते का मतलब ही होता है, जब कोविड आया था ना, तो लोग कोविड आया था तो क्या हुआ था, कह रहे थे हाथ मत मिलाओ, नमस्ते कहो। नमस्ते क्या होगा, सैनिटेशन प्रॉब्लम को ध्यान रख करके इसको लाया गया है। लॉन्च किया गया था 17 अगस्त 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा। देखिए यहाँ पे आप फंसोगे, एग्जाम में आपसे पूछ देगा नमस्ते किसके द्वारा लाया गया था, तो आप क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन पे चले जाओगे। नहीं, ये लॉन्च किया गया है आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, MOSJE के द्वारा। ये याद रखिएगा। किससे कोलैबोरेट किया, तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए कोलैबोरेशन इससे है लेकिन लॉन्च उसके द्वारा किया गया है। कोलैबोरेटेड विथ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, महुआ के द्वारा। ठीक है, चलिए इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन थी, तो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको NSKFDC भी कहते हैं। इसका टाइप क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बजट इसका जो है, जो नमस्ते स्कीम है उसके तहत स्कीम जो है वो अप्रूव किया गया है। आउटले इसका लगभग ₹360 करोड़ है। 4 साल का इसको ड्यूरेशन लिया गया था, 22-23 से लेके 25-26 तक लिया गया है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जीरो फैटलिटीज इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया, मतलब कोई भी सैनिटेशन का वर्क करते हैं, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गया, अभी भी देखते होगे आप मैनहोल में, उसका नाम ही मैनहोल रखा गया कि इसके अंदर मैन जाएगा और उसको क्लीन करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, रोबोट्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मशीनरीज क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग उसी सोच पे हैं। सोशल जो बैकड्रॉप्स हैं वो अभी तक प्रिवेल कर रहा है, इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ साथ में जितने सैनिटेशन वर्कर होंगे वो स्किल्ड वर्कर के तरीके से काउंट किए जाएंगे। कोई सैनिटेशन वर्कर जो होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा ह्यूमन फिकल मटेरियल के, मतलब ह्यूमन का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा। पहले एकदम पूरी की पूरी बॉडी को अगर आप गटर में ले जाते हो तो बिल्कुल टच कर रहे हो, पूरी उनकी हेल्थ की कोई लेना देना नहीं था। लेकिन नमस्ते स्कीम के तहत अब इनको ये सब चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा वेल प्रेजेबल अप्रोच है उनका और इस बात को स्वच्छ भारत अभियान भी बहुत अच्छा किया है और ये भी बहुत अच्छा करेगा, बस ध्यान रहना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, एक मिशन और है नेशनल सोलर मिशन NSM के द्वारा। इनिशियली इसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के नाम से जाना जाता था। इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2010 में। यह लॉन्च किया गया था, आपको बेसिक इसका एम था 20 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी 2022 तक जनरेट करना है, लेकिन इसको बाद में बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया गया। 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को बांट दिया गया।
एक तो रूफटॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अपने छत के ऊपर जो लगाइएगा उसका, उस पर रखा गया 40 गीगावाट का लिमिट। एंड फिर लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट जो हम लोग लगाएंगे वो 60 गीगावाट का होगा, तो टोटल 100 गीगावाट हो जाएगा। अब एक आता है आपको बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो सुनो, नहीं तो स्किप करो। रिलीज किया गया है 30 जून 2022 को। रिलीज किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। बेस्ड किस पे था? तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2020। एडिशन ये 5वां था। प्रीवियसली 2015, 2016, 17, 18, 19 में इसको लाया गया था। स्टेट्स जो कि 4 कैटेगरी में प्लेस्ड है, कौन कौन से हैं? तो एक होंगे आपको टॉप अचीवर्स, एस्पायरर्स एंड इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आंध्रा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। अगर हम लोग बात करें अचीवर्स कैटेगरी की तो हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। एस्पायर कैटेगरी की बात कर ले तो असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। अगर इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम की बात करें अंडमान निकोबार, देन बिहार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, हवेली, नागर हवेली, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा। कुछ याद नहीं रखना है, टॉप का एक दो याद रख लीजिए, वही बहुत है, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा इकॉनमी बेस्ड पोर्शन में जितने भी स्कीम्स थे, इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको हम लोगों ने एक वीडियो में देखा। ऑलरेडी हम लोगों का सारा कंप्लीट है, आप इसको जाकर के अच्छे तरीके से देखिए। अब कुछ बचा नहीं है, जो बचा है यूपी स्पेशल वन लाइनर जो है वो कंप्लीट गेस्ट है, और भी जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो मैं करा दूंगा 1-2 दिन में। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है आपको, एक टॉपिक मैं करा रखा हूँ। अगर आपका जनरल साइंस वीक है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आप जाकर जनरल साइंस वाले टॉपिक देख सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ में आपको शेयर भी करना है, ठीक है? शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर करो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ देखो, ठीक है? थैंक यू।